जिनके आवाहन के बिना किसी भी शुभ काम की शुरुआत नहीं होती। आपने कभी सोचा है उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड की एक ऐसी जगह की जिसे हमारे प्रथम पूज्य यानी भगवान श्री गणेश का जन्म स्थल माना जाता है। मैं बात कर रही हूँ टुंडीताल की, या फिर डोडीताल। तो फिर क्या था, इस पवित्र ग्लेशियर लेक को देखने के लिए मैं पहुंच गई उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के बरहाट रेंजेस में। ये रोमांचक यात्रा शुरू होती है बरहाट रेंज के एक सुंदर से गांव और आखिरी आवासीय क्षेत्र अगोड़ा से। 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये गांव सिर्फ एक रुकने का ठिकाना ही नहीं, बल्कि इस डोडीताल ट्रैक का असली पहरेदार है। साथ ही ये गांव इतना ऊंचा है कि इसका अंदाजा आप इसके समान उड़ते इन बाज पक्षियों से लगा सकते हैं। इसी बीच मैं पहुंच चुकी थी इस सुंदर से गांव में, और ये था मेरा सुंदर सा होम स्टे। और आइए मिलवाती हूँ मैं इस गांव के कुछ लोगों से। हेलो, मेरा नाम आरसी है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? एक बहन और आती है ना तेरी, वो कौन सी क्लास में पढ़ती है? मेरा नाम सुरेशी, अब गोड़ाई में बोल रही हूँ। वैसे हिंदी जाना में हम अपनी गेडाली भाषा जाना। आपकी उम्र कितनी है? 50 हेलो गार्गी। अगोड़ा के गांव में पहाड़ों का इतिहास बसता है, और यहाँ के घर कोटी बनाल शैली को बहुत सुंदर तरीके से प्रदर्शित करते हैं। नीचे के माले में मवेशी रहते हैं और ऊपर के हिस्से में परिवार, जो ठंड के दिनों में पूरे परिवार को गर्म रखता है। आध्यात्मिक नजरिए से बात करूं तो ये गांव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गांव भगवान गणेश की शीतकालीन गद्दी का भी आश्रय है। शीतकाल में जब ठंड का प्रभाव पड़ता है तो डोडीताल से भगवान गणेश की डोली को इस गांव में लाया जाता है और आने वाले 6 महीनों के लिए यहीं रखा जाता है। जैसे ही सूरज अस्सी गंगा की पहाड़ियों से पीछे छुपता है, अगोड़ा में अजीब सी खामोशी छा जाती है। यहाँ की हवा में पहाड़ी चूल्हे की खुशबू तैरने लगती है, तो यहाँ के लोगों की बातों में हिमालय जैसी सादगी। इसी बीच यहाँ दिन समाप्त हो जाता है और मैं तैयारी करती हूँ सुबह सुबह डोडीताल ट्रैक पर निकलने की। थोड़ा उजाले का इंतजार करने के बाद लगभग 7:30 बजे मैं निकल गई थी अपनी डोडीताल ट्रैक के लिए। तो अभी मैं हेड कर रही हूँ बेबरा गांव की तरफ, जो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए मेरे साथ आगे बेबरा तक। अगोड़ा की बसावट पीछे छूटते ही हिमालय का एक अलग चेहरा सामने आता है। अब रास्ता इंसानी बस्तियों का नहीं, बल्कि खामोश जंगलों का है। बुरांस और देवदार के ये घने पेड़ इतने ऊंचे हैं कि कभी कभी आसमान भी ऊंचल हो जाता है। इसी बीच मुझे साथ मिलता है कुछ गांव की सुंदर खशियारियों का, जो सुबह की इस कड़कड़ाती ठंड में निकल गई थी 7 से 8 किलोमीटर दूर घास काटने के लिए, और मेरा इनके साथ अगले 7 से 8 किलोमीटर तक का सफर होने वाला था। मेरे लिए तो ये एक यात्रा थी, लेकिन इन लोगों के लिए ये एक दिनचर्या है, जिसमें हर वर्ष बर्फबारी से पहले ये लोग जंगल से
अपने मवेशियों के लिए घास काटने जाते हैं और उस घास को स्टॉक भी करते हैं ताकि आने वाली कठोर सर्दियों में इनके जानवरों को भोजन की कोई कमी ना हो। आप ये सोच रहे होंगे इनके पीठ में ये क्या है? ये इनका बैग है। इस लकड़ी और रस्सी के बने हुए इस बैग को ये लोग अपने घास के भारी पोलों को डालने के लिए और उतनी दूर 7 से 8 किलोमीटर कैरी करने के लिए यूज करते हैं। इस लकड़ी की नुकीली तरफ से ये अपने पोलों को अंदर डालते हैं और उसके बाद इसको पूरा ऊपर तक भर के अपनी पीठ में लटका के वापस लेके आते हैं अपने गांव और अपने घर में। और देखिए, ट्रैक अभी शुरू ही हुआ था कि अभी से इन सुंदर नज़ारों से सामना शुरू हो गया था। तो अभी ये जो दौड़ीताल ट्रैक है ना, ये इतना मतलब हमारे गढ़वाल रीजन के इतना अंदर सेंट्रल पार्ट पे कि यहाँ पे आपको इस तरीके से काफ़ी सारे लोग रोज पे मिल जाएंगे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को फॉलो करते हुए। तो अभी मुझे यहाँ पे ट्रैक करते हुए अर्ली मॉर्निंग ही इतनी सारी मतलब औरतें मिल गई हैं जो जा रही है 9 से 10 किलोमीटर मांझी गांव तक, मतलब आधा ट्रैक ये आज करने वाली हैं, वो भी मांझी तक, सिर्फ किस लिए? अपने लिए, जानवरों के लिए, अपने घास लेने के लिए। तो ये लोग डेली ये प्रैक्टिस करते हैं, मतलब डेली ये लोग ये जाते हैं वहाँ, लाते हैं अपना घास। एंड तो मैं इनके साथ अभी इसके साथ मतलब उनके साथ ही मैं ज्वाइन करी हुई हूँ ये पूरा ट्रैक, और मैं उनके साथ ही मांझी तक जाऊंगी ताकि मैं उनके साथ थोड़ा सा उनके बारे में जान सकूं, उनका कल्चर जान सकूं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में और उनसे बातें कर पाऊं। तो अगोड़ा से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर चलने के बाद मैंने क्रॉस करी ये अस्सी गंगा रिवर एंड इसको क्रॉस करते ही मैं पहुंच गई इस यात्रा के सबसे पहले पड़ाव बेबरा में, जहां लोग एक दिन पहले आकर हॉल्ट करते हैं अपने दौड़ीताल ट्रैक के लिए। बेबरा से मेरे साथ जुड़ा ये कैंडी, जो मुझे पूरे रास्ते कंपनी देने वाला था और मेरी हिम्मत को भी बढ़ावा देने वाला था। तभी बेबरा से मैं लगभग 2 किलोमीटर आगे आ चुकी हूँ एंड सूरज भगवान भी निकल चुके हैं एकदम फ्रंट पे हमारे। और यहाँ पे ना मतलब जैसे गाँव वालों ने रास्ते बनाए हुए हैं तो वो है शॉर्ट एंड थोड़ा सा चढ़ाई वाला है, बट मैं उन्हीं अभी मेरे साथ हैं मतलब ये लोग, तो मैं उनको ही फॉलो कर रही हूँ। बट यहाँ पे जो है काफ़ी लंबे रास्ते भी है, बट दिस आर वेरी गुड, लाइक थोड़े सीधे सीधे से है, चढ़ाई नहीं है उनमें। सो चलते हैं अभी इनके साथ ही आगे, इनको फॉलो करते करते मांझी तक जहाँ ये लोग जा रहे हैं। बेबरा क्रॉस करके 5 से 6 किलोमीटर पे आपको मांझी मिलेगा एंड उसके दौरान बीच में कहीं भी पानी के स्रोत नहीं है। तो आप बेबरा से ही जो नदी है वहाँ पे उससे पानी भर लो और मतलब इतना फुल कर लो कि आपको 5-6 किलोमीटर मतलब 2 से 2.5 घंटे का पानी आपको पूरा पर्याप्त हो आपके पास, क्योंकि इस वक्त दिन में धूप बहुत रहती है और प्यास भी बहुत लग सकती है। चलते हैं अब मांझी की तरफ, जो लगभग जितना मेरा एस्टिमेट है अभी तक रास्ते को देख के मुझे लग रहा है मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगी। लेट्स गो टू मांझी। सुबह सुबह सूरज की ये रोशनी शरीर में एक नई ऊर्जा भर देती है और एक सुनहरे सफर की ओर दिशा दिखाती है। लेकिन जैसे जैसे सूरज की ताप बढ़ती है, शरीर में पानी की कमी भी होने लगती है। और ये ट्रैक का वो हिस्सा है जो सूरज की किरणों से तो भरपूर है, लेकिन पानी से बिल्कुल वंचित। इसलिए यहाँ पर एक मध्यम गति से चलना बहुत जरूरी है। जंगल के बीचों बीच मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही लग्जूरियस घर, जो कि माउंटेन फेसिंग है और सन फेसिंग है। वो देखिए ऊपर पेड़ पे एक छोटा सा छेद
जो है वुडपेकर का घर। मतलब इतना अच्छा घर बना रखा है इसने और इतनी अच्छी उसमें नक्काशी कर रखी है कि ऐसा लग रहा है कुछ उसको स्टेंसिल या कुछ कारपेंटर का टूल दे दिया हो, बढ़िया एकदम बराबर करके उसने ऐसे छेद छेद करके इतनी मोटे पेड़ को ऐसा अपना घर बनाया हुआ है उसमें। तो इससे लग्जरी घर कहाँ मिलेगा इस जंगल में आपको। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ धारकोट, और धारकोट इस पूरे ट्रैक का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको लास्ट नेटवर्क मिलते हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर जियो और बीएसएनएल ही चलता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, बैठने की अच्छी सी छावनी ऐसी बनी हुई है। एंड अगर किसी से बात करनी है या कुछ अपलोड करना है तो दिस इज योर लास्ट स्पॉट। धारकोट से थोड़ा सा आगे आके मुझे इस पेड़ पे ये एक मंदिर बना हुआ दिखा है, और इस पेड़ पे ही काफ़ी सारे सिक्के भी लगाए हुए हैं लोगों ने, मतलब अंदर फंसाए हुए हैं इसमें। तो जितना मैं अनुमान लगा पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद वन देवी या वन देवता हो सकते हैं, क्योंकि वनों में इस तरीके से उनके मंदिर छोटे छोटे बनाए रहते हैं, उनको पूजते हैं। तो हो सकता है ये वही है। मैं लगभग अभी मांझी से 3 से 3.5 किलोमीटर पीछे हूँ, और मेरा पानी ख़त्म हो गया है। तो पता है ये दिन का एक ऐसा टाइम है ना जिसमें काफ़ी तेज़ धूप पड़ती है सर पे, और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, डिहाइड्रेशन होती है। तो मतलब आप लोगों को ना पानी की बॉटल्स 2 पर पर्सन तो कैरी करनी चाहिए इस रास्ते पे, इस मौसम के दौरान, इस वक्त पे जब इतनी तेज़ धूप पड़ रही होती है। काट दिया घास? काटेली घास है पहाड़ पर। अच्छा आप यहीं काट रहे हो? यही काटो बेटी, यही काटोला। मांझी नहीं गए? ना मांझी नहीं, अब हम घर ना लगा घोड़ा। अच्छा घोड़ा जाओगे अब? जी पहले पुला बनाओगे ना इसका? जी। अच्छा बहुत सुख हुआ है आजकल घास। हाँ बहुत सुख है। लगे लगे। हाँ। और अभी अगला स्रोत है कुचड़ा, जो मांझी से थोड़ा पहले पड़ता है, तो वहीं पे आप पानी भरना पड़ेगा मुझे। अब धीरे धीरे जंगल हरे भरे होने शुरू हो जाते हैं, और हम एंटर करते हैं इन घने जंगलों में, जहाँ पानी की कुछ उम्मीद सी लगती है। तो अभी पानी का स्रोत मुझे मिल गया है, कुचड़ा पे ही था, तो ये शायद कुचड़ा ही होगा, क्योंकि पानी का स्रोत यहाँ पे रोज आने जाने वाले लोगों ने मुझे बताया है। तो पानी का स्रोत तो यही है पानी से पहले। और ये देखो, इसने बताया वैसे यही पी रहा था, पता चल गया मुझे पानी का स्रोत। पूरा रास्ते में बेचारा प्यासा आ रखा है, क्योंकि इसको पानी देने की टेक्निक पता नहीं था। इसकी प्यास देखो, इतनी देर से पानी पी रहा है, बुझ नहीं रही है। तो सोचो कितनी दूर पानी है। थोड़ा सा ना अपना दो बोतल तो रखना ही है अपने पास। अभी भी नहीं भर रही है इसकी प्यास, तो पूरा पेट भर रहा है अपना। खाना देंगे हम तुझे, अभी रुक जा। खाना खाने के बाद फिर से मेरा ये सुंदर सा सफ़र शुरू हो जाता है एक और बार, और अब आगे जंगल और भी घना हो जाता है। तो यहाँ की ज्योग्राफी अगर आप देखेंगे तो इधर पाइन ट्री, देवदार, पुरास, ये सब पेड़ पाए जाते हैं। पुरास का भी सीज़न तो है नहीं, अभी कुछ 2-3 महीनों बाद पुरास खिलने स्टार्ट हो गई, तो ये ट्रैक तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा।
इस जंगल में आकर मानो ऐसा लग रहा था कि मैं प्रकृति के कितने करीब हूँ। यहाँ ना कोई इंसान, ना ही कोई इंसानी शोर शराबा, बस शोर है तो इन झरनों का और यहाँ के जंगली जानवरों का। तो लगभग 4.5 घंटे हो चुके हैं मुझे चले हुए अगुड़ा से, और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ इस ट्रैक के मिड पॉइंट पे, मांझी पे। यहाँ पे काफ़ी सारी छानियाँ हैं जहाँ पे लोकल्स जो है हट्स वगैरह बना के टूरिस्ट का यहाँ पे वेट उनका रखते हैं यहाँ पे, और अपने जानवरों को भी लेके आते हैं। एंड ये एक मिड पॉइंट है, तो उसी तरह से यहाँ पे ये लोग टूरिस्ट स्टे भी करते हैं यहाँ पे एक रात। उनका फर्स्ट डे का स्टे रहता है इस जगह पे, इस पॉइंट पे। एंड यहाँ पे काफ़ी सारी छानियाँ, अगर आप देखेंगे नीचे से, उधर नीचे भी काफ़ी 3-4 छानियाँ हैं, और ऊपर ये पूरा छानियों से भरा हुआ है। इधर ऊपर भी मेरे बहुत सारी छानियाँ हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे छानियाँ हैं, रुकने के ऑप्शंस हैं अगर आप इस ट्रैक को कर रहे हैं तो। और अभी मैं इसके बाद सीधे चल रही हूँ दोड़ी ताल को, जो अभी यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मुझे तकरीबन अभी 2 से 2.5 घंटा लगना चाहिए दोड़ी ताल पहुँचने में। मांझी पहुंचकर आपको दिखती है बंदरपूछ पीक, जो अभी बर्फ से पूरी ढकी हुई है। तो अभी दोड़ी ताल से पहले मेरा एक और पॉइंट होने वाला है, जो है हमारे भैरव बाबा जी का मंदिर। वो यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच में है। जितना अगुड़ा से बेबरा गांव है, उतना ही यहाँ से भैरव बाबा जी का मंदिर भी है। तो चलिए चलते हैं मंदिर तक, और फिर उसके बाद दोड़ी ताल तक। मांझी से आगे बढ़ते वक्त मुझे दिखी हमारी स्टेट बर्ड मोनल। दिखी तो वैसे ये बहुत बार, लेकिन इसे कैमरा में कैप्चर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल से मैंने इस मोनल की वीडियो बनाई। उत्तराखंड में विंटर का आगाज तो हो चुका है, लेकिन विंटर जब तक बर्फ भी पड़ती है तब तक पूरी तरीके से आया हुआ है नहीं पता चलता। लेकिन अभी इस तक के दौरान मुझे जमा हुआ झरना दिखा है। अब देखो पूरे और झरना बस वो थोड़ा सा है कि बचा करना, इधर से पूरा पानी जम चुका है, और जगह जगह पे ऐसे स्नो कलेक्ट हो चुकी है यहाँ पे। तो विंटर चलते वक्त बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये जो जमा हुआ है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अंदर क्या आपको पता होगा। मांझी से आगे आके मुझे ये स्पॉट एक ऐसा मिला है जो काफ़ी खुला, और इस जगह से इस वैली का पूरा व्यू दिख रहा है यहाँ से। इन घने जंगलों में ट्रैक करते करते कभी अगर इस तरह से पीले या लाल कपड़े टंगे हुए मिल जाए ना पेड़ों पे, तो समझना कि आप बिल्कुल सही रास्तों पे जा रहे हैं। ये मेरे हर ट्रैक की एक पहचान है, और मेरी भी नॉलेज मैंने ये चीज़ गैदर करी है कि ये चीज़ आपको रास्ता नहीं भटकने देती है, रास्ते पे लगे रहती है ये सब। आजा। सनग्लासेस आंखों से ऊपर हो चुके हैं, और मौसम ने भी करवट बदल ली है, क्योंकि पूरे आसमान में अब बादल छा चुके हैं, धूप पूरी गायब हो चुकी है। तो ये इशारा कर रही है किस तरफ? बारिश, बर्फबारी की तरफ। और मैंने वेदर फोरकास्ट भी चेक किया था, कल पूरा दिन भर बारिश दिखा रहा है हल्की। तो प्रोबेबिलिटी क्या, मुझे लगी रहेगी शायद यहाँ बर्फ पड़ जाए। लेट्स होप पड़ जाए तो वेल एंड गुड, और ना भी पड़े तो वी हैव टू गो टू। चलो ओके, तो लगभग 6-6.5 घंटे
हो चुके हैं मुझे पूरे ट्रैक पे और बहुत करीब हूँ मैं दौड़ीताल के। लेकिन उससे पहले हमें मिलता है यहाँ पे एक मंदिर जो है भैरवनाथ जी का, और ये मंदिर यहाँ पे इस दौड़ीताल ट्रैक का हाईएस्ट पॉइंट है, सिर्फ दौड़ीताल ट्रैक तक का हाईएस्ट पॉइंट है। एंड उसके बाद भैरव भगवान जी को यहाँ का वन रक्षक भी और इस पूरे एरिया का वन रक्षक और रक्षक माना जाता है। इसके बाद यहाँ से दौड़ीताल की पूरी वो बची है यहाँ से अभी डिस्टेंस, वो है 1.5 किलोमीटर। तो लगभग 45 मिनट के अंदर हम अपने डेस्टिनेशन पर दौड़ीताल पर होंगे। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ दौड़ीताल लेक पे, और आप देख सकते हैं इस वक्त इस लेक का व्यू कितना सुंदर है, और ये लेक काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यह झील न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और दौड़ी के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसका संबंध एक बहुत ही पावन पौराणिक कथा से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दौड़ीताल माता पार्वती का पसंदीदा स्नान स्थल था। एक बार जब देवी पार्वती इस झील में स्नान करने की तैयारी कर रही थी, तो वे अपनी निजता को लेकर चिंतित थी। वे चाहती थी कि जब वे स्नान करें तो कोई भी उनकी अनुमति के बिना वहां प्रवेश ना कर सके। चूंकि उस समय वहां कोई पहरेदार नहीं था, माता पार्वती ने अपने शरीर के चंदन के उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। यह बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान गणेश थे। माता पार्वती ने बालक गणेश को आदेश दिया, पुत्र, जब तक मैं स्नान कर बाहर ना आ जाऊं, तुम इस मार्ग पर पहरा दो और किसी को भी भीतर मत आने देना। कुछ समय बाद ही भगवान शिव वहां पहुंचे। जब उन्होंने झील की ओर जाने का प्रयास किया तो नन्हे गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव जी ने बालक को समझाने की कोशिश की कि वे पार्वती के पति हैं, लेकिन माता की आज्ञा का पालन कर रहे गणेश रस से मस नहीं हुए। इससे क्रोधित होकर महादेव और गणेश के बीच युद्ध छिड़ गया। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट दिया। माना जाता है कि दौड़ीताल झील के किनारे स्थित अन्नपूर्णा मंदिर और गणेश मंदिर उसी घटना की याद दिलाते हैं। स्थानीय लोग इस झील को गणेश जी का जन्म स्थान मानते हैं। झील की शांति और यहाँ के पवित्र वातावरण में आज भी उस दैवी ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता है। दौड़ीताल झील की मछलियों का इतिहास और उनसे जुड़ी मान्यताएं भी उतनी ही रोचक हैं जितना कि झील का धार्मिक महत्व। यहाँ की मछलियों से जुड़ी एक छोटी कहानी और एक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार दौड़ीताल की ये मछलियाँ साधारण जीव नहीं हैं। माना जाता है कि जब भगवान गणेश झील के द्वार पर पहरा दे रहे थे, तब आसपास की प्रकृति और जीव जंतु भी उनकी सहायता कर रहे थे। इसी दिव्य झील के बीच संध्या भी हो चुकी थी, तो आग जलाना मुझे एक अच्छा उपाय लगा। एंड गणेश भगवान के मंदिर तो मैं आई बाहर से लेकिन अभी यहाँ पे है शिव जी का मंदिर भी है, तो मैं कल सुबह वहाँ जाऊँगी अपना मुँह हाथ धो के अच्छे से। एंड इस लेक की परिक्रमा भी करते हैं, ऐसा सुना है मैंने, तो मैं इसकी परिक्रमा भी करूँगी और सुबह के व्यूज़ इस दौड़ीताल पे एंजॉय करूँगी। मिलते हैं कल सुबह दौड़ीताल में फिर से। हाथ मुंह धोकर मैंने यहाँ प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन किए। शिव जी के दर्शन कर लिए हैं और यहीं से अब हम दर्शन करेंगे। आप भी दर्शन करिए
गणेश भगवान जी के मंदिर के। फिर यहीं से अब इधर से हम चलेंगे इस धुंडी ताल की परिक्रमा करने के लिए, जहाँ जन्म हुआ था गणेश भगवान का। तो परिक्रमा करते वक्त अभी मैं मंदिर के ठीक सामने हूँ और डोली ताल के एकदम अपोजिट साइड पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से अभी इस वक्त सुबह कितना प्यारा व्यू आ रहा है, और जो रिफ्लेक्शन पड़ रही है पेड़ों की और मंदिर की ताल पे, बहुत सही व्यू आ रहा है अभी इस वक्त सुबह। परिक्रमा करते करते मैं उस पॉइंट पे पहुंच चुकी हूँ जिस पॉइंट की मैंने बात करी थी, जहाँ से परिक्रमा पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये बर्फ़ पड़ी नहीं है। ये झरना पानी ऊपर से गिरता हुआ पूरा जमा हुआ है, और ये इतना स्लिपरी, आप ये देखिए, इसमें चलना मतलब अपनी मौत को न्योता देना और सीधे पानी में घुस जाना अंदर। तो इसलिए मैं यहीं से वापस आने वाली हूँ, और मैं इसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करूँगी। तो मंदिर की परिक्रमा तो मैंने कर ही ली है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर से झरने से रास्ता था, तो मैंने मिट्टी और पत्थरों में पैर रख कर ली थी। और अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ, एक ऐसी दिव्य चीज़ जिसके बारे में यहाँ पे एक कहानी बहुत प्रचलित है, माँ पार्वती की। ये गुफा आप देख रहे हैं, जो गेट देख रहे हैं, ये वही गुफा है, उसी गुफा का गेट है जहाँ पे माँ पार्वती स्नान करने जाती थी और भगवान गणेश को बाहर रोका करती थी, ताकि बाहर द्वारपाल की तरह कहें या अपने रक्षक की तरह कि कोई अंदर ना आ पाए उनको, तो वहाँ पे किसी को भी रोकने के लिए। तो यहाँ यही वो अंदर गुफा है। तो अभी मेरा सुबह का भी पूरा समय यहाँ पे बीत चुका है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने पूरी परिक्रमा भी कर ली है और दर्शन भी हो गए हैं भगवान के मंदिर के एक बार और अब है वक्त वापस जाने का। तो अगली बार कभी दोबारा कोशिश करूँगी यहाँ आने की, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।